हिंदी साहित्य के युवा कथाकारों में विशेष स्थान रखने वाली लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, आज की लड़की। तो शुरू करें कहानी, आज की लड़की। ऑफिस के लंच टाइम में 30 वर्षीय खुशबू खाना खाते हुए अपने सहयोगी दोस्तों के साथ गप्पे मार ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने झटपट फ़ोन उठाया और सुनकर कहा, ओह नो, हम आज ही निकलेंगे, मैं अभी निकल रही हूँ। यश, तुम भी फ़ौरन घर पहुँचो, जो भी फ़्लाइट जल्दी मिल जाए। मैं घर पहुँचने तक रास्ते में ही टिकट बुक करा लूँगी। उसने अपना खाना भी ख़त्म नहीं किया था, टिफ़िन वापस बंद कर दिया। सबने पूछा तो खुशबू ने बताया, पापा जी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है। एक मैरिज में चंडीगढ़ गए हुए थे ना, वहीं पर हुआ। अभी मैं भागती हूँ, बाकी बाद में बताऊँगी, बाय। अपने बैग समेटे हुए उसने अपने बॉस अनिल को फ़ोन पर ही सब जल्दी जल्दी बताकर छुट्टी मांगकर फ़ोन रख दिया। उसने टैक्सी में बैठते ही लैपटॉप खोलकर टिकट बुक किए। अभी 2 बज रहे थे, 6 बजे की फ़्लाइट मिल गई थी। पवई से घर पहुंचते ही चंडीगढ़ में रिश्तेदारों से पापा का हालचाल पता करते हुए कई बातें पूछी। वो बेचैन थी। पिता तुल्य ससुर जी की तबीयत के बारे में सोचते ही आंखें बहती जा रही थीं। कैसे हो रहा होगा सब, कैसे होंगे पापा। खुशबू यश से पहले ही घर पहुंच गई। फ़ौरन अपनी और उसकी पैकिंग की। पुरानी मेड सुषमा को फ़ोन पर सब बता दिया। यश बदहवास सा घर पहुंचा। खुशबू को देखते उसकी आंखें भर आईं। खुशबू ने उसे गले लगा लिया, उसके कंधे थपथपाए और कहा, बस हम निकल रहे हैं, पैकिंग हो गई है। यश के हाथ पांव फूले हुए थे। खुशबू ने टैक्सी बुक की और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फ्लाइट में बैठकर भी यश परेशान था। पापा कैसे होंगे, उनकी देखभाल कौन कर रहा होगा, उनकी देखभाल की किससे फुर्सत होगी। आंखें बार बार भर आती। उसकी बंद आंखों के कोरों से बहती नमी भला खुशबू से कैसे छुप सकती थी। वो भी पति की चिंता देखकर व्याकुल थी। अभी तो पिछले साल ही यश ने अपनी माँ को खोया है। अभी तो घर उनके जाने के दुख से भी नहीं उभरा है। पापा की बीमारी का ये झटका। चिंता स्वाभाविक थी, पर कमज़ोर पड़ने का, घबराने का समय कहाँ था। खुशबू ने मन ही मन पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो जानती थी कि यश घबरा जाता है, बहुत नरम दिल है, इकलौता बेटा है, खूब नाजो नखरों से पला है। उसने कहाँ कभी जटिल परिस्थितियों का सामना किया है। खुशबू को अचानक सासू माँ की याद हो आई तो उसकी आंखें भी भर आईं। छोटा सा परिवार था 4 जनों का। उसका यश से प्रेम विवाह था। कितना प्यार था चारों में। यश व खुशबू दोनों ही अच्छे पदों पर हैं। घर में खुशहाली है। चंडीगढ़ पहुंचकर यश और खुशबू शेखर की हालत देखकर रो पड़े। हमेशा चुस्त दुरुस्त प्रसन्नचित्त रहने वाले शेखर हॉस्पिटल में असहाय से लेटे थे। खुशबू ने यश से कहा, विवाह में आए रिश्तेदारों से यहाँ घर भरा पड़ा होगा, हम यहाँ पापा जी को लेकर नहीं रह सकते। पापा जी को फ़ौरन एयर एम्बुलेंस से मुंबई ही ले चलेंगे। यश भी सहमत था। हॉस्पिटल की सारी आवश्यक प्रक्रिया से निपटकर रिश्तेदारों को उनकी देखभाल के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए यश और खुशबू पापा को लेकर मुंबई आ गए। उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इलाज फ़ौरन शुरू हो गया। लकवाग्रस्त शरीर को ठीक होने में समय लगना था। कुछ दिनों बाद जरूरी निर्देशों के साथ शेखर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। खुशबू ने एक मशहूर एजेंसी से संपर्क किया। रात और दिन के लिए 2 वार्ड बॉयज़ चाहिए थे। घर की सफाई के लिए लताबाई सुबह आती थी। खाने और बाकी के ऊपर कामों के लिए नियुक्त सुषमा ही खुशबू के ऑफिस से आने तक रुकती थी। यश को अपनी जीवन संगिनी पर हमेशा गर्व रहा है। अभी भी खुशबू को पापा के लिए सारी सुविधाओं का प्रबंध करते देख यश का मन पुलकित हो उठा था। सब प्रबंध हो गया तो यश ने खुशबू से कहा, पापा को छोड़कर जाना अजीब लग रहा है, माँ होती तो। हाँ, ये चिंता तो रहेगी, पर यह बीमारी एक दिन में तो ठीक होगी नहीं, लंबा इलाज चलेगा। ऑफिस छोड़कर हम घर भी तो नहीं बैठ सकते ना, जॉब तो करना ही है। पापा के लिए सारी सुविधाएं, डॉक्टर, सबका प्रबंध करने में करीब 1.5 लाख रुपए हर महीने चाहिए होंगे। बाकी खर्च भी हैं। हम दोनों इतनी अच्छी जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें मिलजुल कर ही मैनेज करना होगा। फिलहाल पापा को हर सुविधा देना हमारी पहली प्राथमिकता है। पापा को स्वस्थ करना है, बस। यश को खुशबू की बातों में काफ़ी सच्चाई और व्यवहारिकता दिखी। उसे खुशबू पर बहुत प्यार आया। खुशबू के विचारों का वो हमेशा ही कायल था। वो उसे देखता हुआ यही सोच रहा था कि कितनी हिम्मती है ये। मैं तो कई बार बातों से तनाव में आ जाता हूँ, पर ये कितनी हिम्मत रखकर सब मैनेज कर लेती है। पहले इसने माँ की कितनी सेवा की, अब पापा की हर बात का ध्यान दे रही है। खुशबू की फ़ोन पर चल रही वार्तालाप से यश की तंद्रा भंग हुई। खुशबू एजेंसी मैनेजर को सख्त शब्दों में कह रही थी,
जो भी वार्ड बॉयज़ आएंगे आप उन्हें अच्छी तरह से समझा कर भेजना। पेशेंट की देखभाल में ज़रा भी कमी ना रहे। हमें एकदम ट्रेंड लड़के चाहिए, ढीले ढाले, सुस्त नहीं। दिन की ड्यूटी के लिए विजय और नाइट की ड्यूटी के लिए अनिल आया था। दोनों लड़कों के रंग ढंग, क्रियाकलाप, खुशबू और यश ने ध्यान से देखे। भरपूर तसल्ली के बाद ही सुषमा को ढेर सारे निर्देश देकर दोनों ऑफिस जाने लगे। सुषमा को भी खुशबू ने कह दिया था, जब भी छुट्टी लेनी हो मुझे पहले से बता देना। मैं और यश उस दिन घर पर ही रहेंगे, हो सके तो वीकेंड पर ही छुट्टी लेना। सुषमा ने कहा था, जी दीदी आप चिंता ना करें, मैं पापा की हर बात का ख्याल रखूंगी। विजय और अनिल अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे थे। घर एक बार फिर अपने सामान्य ढर्रे पर चल रहा था। शेखर साफ बोल नहीं पाते थे, उठने बैठने में फ़िलहाल असमर्थ ही थे, पर बच्चों द्वारा हर तरीके से रखे जा रहे ध्यान से संतुष्ट थे। ऑफिस से आकर यश और खुशबू उनके आसपास ही रहते। खुशबू के माता पिता इस समय अमेरिका में रह रहे उसके भाई के पास थे। फ़ोन पर सबका संपर्क था। खुशबू छुट्टियों के बाद ऑफिस का काम संभालने में व्यस्त हो चुकी थी। सुंदर, स्मार्ट, प्रतिभावान, मेहनती खुशबू के गुण देखकर उसकी जूनियर मेधा उसकी ज़बरदस्त फ़ैन हो चुकी थी। पसंद तो उसे सभी करते थे, पर खुशबू के काफ़ी उम्रदराज बॉस अनिल को ये मॉडर्न कॉन्फिडेंट सी लड़की कम ही पसंद थी। पर बीमार ससुर के स्वास्थ्य के प्रति सजग खुशबू की बातें अब उन तक भी पहुंच रही थी, तो अब वे उसके प्रति अपनी कुछ राय बदल रहे थे। पहले उन्होंने कई बार चिढ़कर ही जानबूझकर खुशबू को ऑफिस में अनावश्यक काम बताकर देर तक रुकवाया था। पूर्वाग्रहों से ग्रसित अनिल का मन आज की कामकाजी लड़कियों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। वे पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ दिनों से विदेश में बसे अपने बेटों से दूरी के कारण या बढ़ती उम्र के कारण वर्किंग वुमेन के बारे में सोचते हुए उनके विचार बदलने लगे थे। अब उन्हें लड़कियों का मस्त मौला अंदाज कम बुरा लगने लगा था। मार्च का महीना था। ऑफिस में काम का ज़बरदस्त प्रेशर था। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अनिल और खुशबू की मीटिंग चल रही थी। तभी खुशबू के मोबाइल पर सुषमा का फ़ोन आया। वो बोल रही थी, दीदी पापा जी की कोई कज़िन बहन अचानक आई हैं, पापा जी को अकेले देखकर गुस्सा हो रही हैं, अभी किसी शादी में आई हैं। तुम चुपचाप उनकी खातिरदारी करो, मैं बहुत बिजी हूँ, बस अपना काम करती रहो, आकर देखती हूँ, पापा का ध्यान रखना। फ़ोन रखते ही खुशबू काम में डूब गई। अनिल के मन में आया, कमाल तो है ये आज की लड़की, हर तरह से हर परिस्थिति का सामना करती है और सब कर सकती है। उस शाम खुशबू घर पहुंची तो उमा बुआ ने उसे देखकर माथे पर त्योरियां डाल दी। ये क्या बहू, शेखर अकेले पड़ा है और तुम आराम से आ रही हो, घर में कोई भी नहीं? बुआ जी पापा अकेले कहाँ हैं, इतने लोग तो हैं घर में। पर घर का तो कोई नहीं है, परिवार ही छोटा है तो ज़्यादा लोग कहाँ से दिखेंगे, कहकर खुशबू शेखर के पास जाकर उनके हालचाल लेने लगी। किचन में सुषमा ने बताया, आज तो मैं परेशान हो गई दीदी, जब से बुआ जी आई हैं नचा कर रखा है, कभी कॉफ़ी कभी चाय कभी कुछ, थक गई आज तो। फिर सुषमा ने अपने सिर पर हाथ मारा, ओ आज पापा जी को जूस देना ही भूल गई। इस बात पर तो खुशबू का खून ही जल गया। यश आया तो बुआ जी उसे भी लताड़ने लगी। वो अपराधी सा सुनता रहा, किसी को कुछ कहने का उसका स्वभाव ही न था। बुआ जी कह रही थी, शेखर का ध्यान रखना तुम्हारी ड्यूटी है और बहू का नौकरी करना इतना ज़रूरी नहीं है कि बीमार ससुर अकेला घर पर पड़ा रहे। इसी दिन के लिए बच्चों को पाला पोसा जाता है। दिन भर की व्यस्तता थकान के बाद खुशबू ज़्यादा देर तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकी। संयत स्वर में बोली पड़ी, हाँ बुआ जी, मेरा नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। इस महानगर में एक की कमाई पर तो पापा को इतनी सुविधाएं देना संभव नहीं हो पाएगा। घर की ईएमआई है, 2 वार्ड बॉय हैं, 2 मेड हैं और भी खर्चे हैं। आप कुछ महीनों के लिए यहाँ रुक जाएं तो हमें काफ़ी सहारा हो जाएगा। बुआ जी को तो इस जवाब की आशा ही नहीं थी, सकपका गईं। मैं कैसे रह सकती हूँ? तो फिर बात यहीं ख़त्म हुई बुआ जी, कहकर खुशबू ने गंभीर दृष्टि बुआ जी पर डाली। उमा उससे नजरें ही नहीं मिला पाई। रात को बेडरूम में यश हंस पड़ा, कमाल हो तुम। हाँ यार, इस समय ऐसे रिश्तेदार नहीं आए तो ही अच्छा है। ऐसे रिश्तेदारों से निपटने में ही एनर्जी चली जाती है। हमारे पापा हमारी जिम्मेदारी हैं। यहाँ आकर उपदेश देने वाले रिश्तेदारों की हमें ज़रूरत नहीं। यहाँ रहकर कुछ संभाल लें तो बात है। पापा की देखभाल में कमी नहीं होगी, हमें उपदेशकों की ज़रूरत नहीं। अगले दिन ऑफिस में लंच करते हुए खुशबू ने बुआ का किस्सा सबको सुनाया तो सब हंस रहे थे। मेधा ने कहा, खुशबू मैं तो तुम्हारी फ़ैन ही हूँ, मैं भी मैरिज के बाद ऐसे ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनूंगी।
बुआ जी तो 2-3 दिन बाद ही विवाह अटेंड करके चली गईं। जीवन फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा था। एक बार दिन की ड्यूटी करने वाला विजय छुट्टी पर था। एजेंसी ने उसकी जगह मनोज को शेखर की देखभाल के लिए भेज दिया था। शाम होते होते सुषमा फ़ोन पर रुआंसे स्वर में कहने लगी, दीदी आज कुछ जल्दी आ पाओगी? उसके स्वर की घबराहट देखकर खुशबू बुरी तरह चौंक गई। पापा ठीक है ना, क्या हुआ? दीदी वो जो नया लड़का आया है ना, दिन भर परेशान करता रहा है। अरे क्या हुआ? उसकी हरकतें सुबह से ही चुभ रही थी। वो सारा दिन घूर घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर पहले पूछने लगा, कहाँ रहती हो, शादी हो गई, मेरे साथ रहोगी? मुझे तुम एक दिन में ही पसंद आ गई हो, शादी के लिए हाँ करो नहीं तो अपनी कलाई काट दूंगा। दीदी वो तो मुझे कुछ सिरफिरा सा लग रहा है। मैं डर गई। उसे डांटा तो उसने सचमुच अपनी कलाई काट ली। अब उस पर बैंडेड लगा कर घूम रहा है। पापा जी के कारण घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। दीदी अब डर लग रहा है। क्रोध से कनपटियाँ लाल हो गई खुशबू की। कहा, घर पर सब अलमारियाँ तो लॉक्ड रहती हैं, तुम घर के दरवाजे के बाहर ही रुको, मैं और यश अभी पहुँचते हैं, मैं आकर ठीक करती हूँ उसे। 30 साल की तलाकशुदा सुषमा खुशबू के लिए परिवार के सदस्य की तरह थी। खुशबू ने टाइम देखा, 5 बज ही रहे थे। सबको अपनी नई परेशानी बताती हुए खुशबू तेज़ी से भागते भागते ऑफिस से निकली। बाकी काम कल आकर ही करती हूँ कहकर वो जा रही थी, तभी अनिल ने भी पूरा वाकया सुन लिया था। 5:30 बजे तक तो सब उठ ही जाते थे। खुशबू को आज कुछ पहले जाना अनिल को बुरा नहीं लगा। यश को फ़ोन पर पूरी बात निकलते निकलते ही बताकर खुशबू ने उसे भी घर पहुँचने के लिए कहा। खुशबू घर में सुषमा के साथ ही सबसे पहले शेखर के पास गई। उनकी तबीयत देखी। मनोज का चेहरा देखते गुस्सा और नफरत से भर उठी खुशबू। यश भी उसी समय पहुंचा। उसने भी पहले शेखर को देखा, फिर मनोज को फटकारा। यह क्या हरकत की आज? मनोज ने लापरवाही से कहा। कौन सी हरकत? खुशबू ने सुषमा की तरफ इशारा किया। इसे क्यों परेशान किया? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। अपना हाथ दिखाओ। मनोज ने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी थी, अब वो हिचकिचाया। यश ने खुद ही उसकी स्लीव्स खींचकर ऊपर कर दी। एक हाथ की कलाई पर एक फ्रेश कट था जिस पर बैंडेड लगी थी। खुशबू ने फ़ौरन फ़ोन से उसकी कलाई की फ़ोटो खींची, फिर कहा, अब तुम चलो पुलिस स्टेशन। मनोज अब घबराया, बोला, मुझे चोट लगी है। दिन भर की मानसिक यंत्रणा के बाद यश और खुशबू की उपस्थिति से सुषमा को जो मानसिक संबल मिला, उससे सुषमा को बड़ी राहत मिली। वो भी चिल्लाई, यश भैया, दिन भर इसने मुझे बहुत परेशान किया। सुषमा की दिन भर की परेशानी का अंदाज लगाते हुए खुशबू ने मनोज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मनोज को तो इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। सुषमा के सब्र का बांध टूटा। उसने भी मनोज के चेहरे पर 2 थप्पड़ और लगाए। मनोज हिल गया। वो यश के पैरों में गिर पड़ा। साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। खुशबू ने कहा, अगर आज के बाद सोसाइटी में दिखाई भी दिए तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि याद रखोगे। फिर उसी समय उसने सोसाइटी के चेयरमैन को पूरी बात बताते हुए कहा, मिस्टर भट्टाचार्य, मैं आपको उसकी एक फ़ोटो भेज रही हूँ। ये आदमी कभी भी आसपास दिख जाए तो उसके खिलाफ केस करेंगे। सब वॉचमैन को इसकी फ़ोटो भेज दीजिए। कहकर खुशबू ने अपने फ़ोन से मनोज की फ़ोटो ले ली। फिर उसने एजेंसी के मैनेजर को सारी बात बताकर कहा, अगर आज के बाद ऐसा कोई आदमी भेजा तो मैं आपकी एजेंसी बंद करवा दूंगी। उधर से मैनेजर सॉरी ही बोलता चला गया। यश गुर्राया, भागो यहाँ से, कभी दिखाई मत देना। मनोज तो पलक झपकते ही गायब हो गया। खुशबू ने कहा, सुषमा दिन में क्यों नहीं बताया? पहली हरकत पर ही बताना चाहिए था। दीदी, मुझे लगा जब मैं रिएक्ट ही नहीं करूँगी तो अपने आप ही समझ जाएगा। ये लोग ऐसे नहीं समझते, पहली बार में ही आवाज़ उठानी चाहिए। अब तुम घर जाओ और आराम करो। डिनर करते हुए यश ने कहा, आज के दिन तो चिंता हो गई खुशबू। पापा की हेल्थ, उस पर इस तरह के लोगों की हरकत, एक एक कर कभी हम लोग ही छुट्टी पर रहें क्या? ये हल नहीं है यश। पापा की हेल्थ में सुधार हो रहा है, यही लाइफ है। हम सब मैनेज करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे लोगों से डरकर इतनी मेहनत से संवारे अपने कैरियर को बिखरने दें। पापा ही हमें कितना स्ट्रांग, सफल देखना चाहते हैं, जानते हो ना। हम विपरीत परिस्थितियों में घबरा नहीं सकते। यश ने फिर मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन सब ऑफिस में कल क्या हुआ सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। खुशबू ने पूरी बात बताई। आलोचक और प्रशंसक सब उसे सम्मान से देख रहे थे। अनिल भी पूरी बात सुन रहे थे। अपने केबिन में जाते जाते उन्होंने खुशबू पर नज़र डाली। वो अपने लैपटॉप पर झुकी काम शुरू कर चुकी थी। कमाल है आज की ये लड़की, सोचकर अनिल के होंठों पर आज एक मुस्कान उभर आई थी। प्रशंसा, स्नेह, सम्मान से भरी एक निश्चल मुस्कान।
अभी आप सुन रहे थे आज की स्त्री को परिभाषित करती हुई पूनम अहमद जी की एक बेहद खूबसूरत कहानी, आज की लड़की। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे ऐसी ही किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।